So friends, I am starting new chapter, life cycle costing. Before I start, I hope आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो कर रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और फेसबुक का अलग से पेज है, मेरा पर्सनल पेज सतीश जलान नाम से एक अकाउंट है, प्रोफाइल अकाउंट है, जिसमें वो 5000 रीच हो गया है तो उसमें और ऐड नहीं हो पाता है, तो उसको पेज में कन्वर्ट कर दिया एक। वैसे वो प्रोफाइल भी है बट पेज को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आई होप उसमें आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक किए हुए हैं, क्योंकि मैं उसमें भी आजकल कुछ अच्छे यूं ही ट्रुथ्स ऑफ लाइफ बोलकर वीडियोस डालते रहता हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखा करिए। कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसमें मिलेगी। हफ्ते में दो तीन करके तो डालता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे एकदम छोटा चैप्टर, हल्का चैप्टर, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में छोटा चैप्टर है बट आता भी है। ओके, अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? ये बोलता है पहले ट्रेडिशनल सोचना दिमाग में, फिर लाइफ साइकिल सोचना। बोलता है कि ट्रेडिशनल आप क्या करते थे कि एक प्रोडक्ट का जब कॉस्टिंग या उसका प्रॉफिटेबिलिटी सोचते थे तो नॉर्मल टेंडेंसी होता था कि हम सिर्फ उसका पीरियोडिक यानी कि इसे एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी सोचते थे। इस प्रोडक्ट का एनुअली हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका रेवेन्यू क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते थे कि वो प्रोडक्ट हमारा कितने साल तक मार्केट में रहेगा। और प्रोडक्ट बनने के पहले कई बार बहुत सारे कॉस्ट लगते थे, जिसको हम बहुत बार जनरल ओवरहेड्स में अकाउंट फॉर करके दूसरे प्रोडक्ट्स के नाम पे ख़त्म कर देते थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहले हम क्या करते थे, एक प्रोडक्ट बनने के पहले उसका जो खर्चा लग रहा है, सोच का, टीम का, R&D का, वो सब कॉस्ट हम उठा के एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स का जनरल ओवरहेड्स में डाल देते थे। तो उस प्रोडक्ट जिसको हमने बाद में लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट में उसको सोचने का कॉस्ट, उसको डेवलपमेंट का कॉस्ट कभी आया नहीं। और फिर बहुत बार ऐसा भी होता था कि जो प्रोडक्ट अब हम बना के लॉन्च किया, हम सिर्फ उसका आने वाला साल का ही कॉस्ट सोच रहे हैं, रेवेन्यू सोच रहे हैं, प्रॉफिट सोच रहे हैं। हो सकता है वो प्रोडक्ट 5 साल के बाद बिकेगा ही नहीं मार्केट में, ऐसा हो सकता है। तो 5 साल के बाद जब उस प्रोडक्ट का प्लांट, मशीनरीज जो अपने आज सेटअप कर रहे हैं, वो सब को डीकमीशन करके, डिसमेंटल करके, किसी नियम के हिसाब से आपको उसको हटवाना होगा, डिस्पोज करवाना पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट हो सकता है जो कभी अकाउंट फॉर ही नहीं होता था। सो इस सब का सोल्यूशन हमने लेके आया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने बोला कि एक प्रोडक्ट को हम सिर्फ एक पीरियड के दायरे में नहीं देखेंगे, हम उस प्रोडक्ट को राइट from the introduction into the market and even प्री इंट्रोडक्शन भी, अगर जो डेवलपमेंट फेज होता है उस समय से हम उस प्रोडक्ट का ट्रैक करना शुरू करें। और कब तक करेंगे? जब तक कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है या बिक सकता है तब तक। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बंद करेंगे, उसके बाद का भी कुछ कॉस्ट होगा, वहाँ तक उस प्रोडक्ट को ट्रैक करके उसका जितना कॉस्ट है उस प्रोडक्ट पे डालकर फिर प्रोडक्ट का उस पूरे लाइफ का रेवेन्यू, लाइफ का कॉस्ट, लाइफ का प्रॉफिट चेक करके जानेंगे कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो, आज के ज़माने में जब भी हम लार्ज स्केल लेवल पे काम करते हैं, ओके, तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हर यूनिट से प्रॉफिट कमाना है। हालांकि ट्रेडिशनल सिस्टम में भी कोई नहीं सोचता था हर यूनिट से प्रॉफिट कमाना है, सब ये सोचते थे कि साल का एंड में सब प्रॉफिट रहे। ओके,
बट अब नया ज़माना आ गया है, नया ज़माना बोलता है ये साल साल का प्रॉफिट का चक्कर नहीं रखना है। एक प्रोडक्ट का जब तक ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में प्रॉफिट आ जाए, भले ही वो ज़िंदगी 40 साल हो, भले ही वो ज़िंदगी 10 साल हो, बस 10 साल में एक प्रॉफिट आना चाहिए लंबा चौड़ा। ठीक है, हर साल ना आए तो भी कोई बात नहीं है। अब कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका कोई लाइफ का कैलकुलेशन हो नहीं पाता, उसका लाइफ परपेचुअल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो है, जियो ने अपना जो टेलीकॉम प्रोडक्ट निकाला वो ये सोच के निकाला क्या, हर एक कस्टमर को जिसको मैं सिम कार्ड दूंगा उससे मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो क्या ये सोच के निकाला गया कि आने वाला साल में मेरे को प्रॉफिट कमाना है? तो उन्होंने कैसे प्रॉफिट अपना एसरटेन किया, अपना बिजनेस मॉडल को वायबल कैसे फोर्सी किया? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ परपेचुअल है, इनफाइनाइट लाइफ है। सो इनफाइनाइट लाइफ का तो हम इनफाइनाइट रेवेन्यू, इनफाइनाइट प्रॉफिट तो नहीं सोच सकते, हम क्वांटिफाई कर देते हैं उस समय जनरली, से फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, से फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लाइफ अगर डिफाइंड नहीं है तो हम डिफाइन कर लेते हैं और उसके हिसाब से आने वाला 5 साल में कमाना है। हो सकता है सारा रुपया एक साथ ही कमा लेंगे लास्ट 4th और 5th ईयर में। ठीक है, जैसे इन जनरल आपको बताते हैं, एक कंपनी बोइंग नाम का कंपनी, एयरबस नाम का कंपनी जो एयरक्राफ्ट बना के बेचता है, तो एक एक एयरक्राफ्ट जो डोमेस्टिक रूट्स में यूज़ होता है 180 सीटर एयरक्राफ्ट, वो एक एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट कहते हैं 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया कम से कम आता है। ठीक है, अब 1000-1200 करोड़ में अगर वो कंपनी अपना एक एक यूनिट को बेचेगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो वो लोग इसलिए हायर परचेज और लीज फाइनेंसिंग का मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो एयरलाइंस इंडस्ट्री होती है वो हायर परचेज में वो एयरक्राफ्ट को खरीदती है और फिर जब इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाता है तो वो पेमेंट करके अपने नाम पर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर लेती है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग वाला मॉडल है, फाइनेंशियल लीज। तो ये पूरा मॉडल क्या है कि एनुअल प्रॉफिट कमाने पर नहीं है, क्योंकि एक साल में वो लीज भी पूरा नहीं होता है। वो मॉडल क्या है, वो मॉडल पूरा का पूरा कि इस प्रोडक्ट का जो हमने वर्जन बनाया उसका कितना एयरक्राफ्ट बनेगा, एक मॉडल बनता है उसका कितना एयरक्राफ्ट बनता है, क्वांटिटी, उस पूरे प्रोडक्ट से हम ओवरऑल आने वाला 20 साल में कितना प्रॉफिट कमाएंगे, वो मॉडल चलता है। इंटरेस्टिंगली अगर एक एयरक्राफ्ट 1000 से 1200 करोड़ में बनाकर बेचा जा रहा है तो उसको लॉन्च करने के पहले उसका R&D कॉस्ट होता है कि इस एयरक्राफ्ट में हम क्या इंजन यूज़ करेंगे, कैसा कंपोनेंट्स होगा, उसका डिज़ाइन बनता है, पूरा खतरनाक डिज़ाइन बनता है। वो डिज़ाइनिंग का कॉस्ट कैन गो अप टू 20,000 crores, 30,000 crores, मे बी 1 lakh crore ऑल्सो इन सम केसेस, एक एक मॉडल पर। यस, इट्स अ फैक्ट। तो वो कॉस्ट अगर हम अपना कॉस्ट पीरियड में चार्ज करें कि पहला ईयर में मेरा इतना कॉस्ट मुझे चार्ज करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना भाग जाएगा और उसके बेस पे आप प्राइस करोगे तो प्राइस भी बहुत हाई आएगा, आपका प्रोडक्ट कोई लेगा नहीं। कल मैं आपका एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहा था, जिलेट का नाम तो सुना ही है ना। जिलेट के फाउंडर थे मिस्टर किंग जिलेट। नाम सुन के लगता है कि कोई राजा ने फाउंड किया, बट एक्चुअली उनका नाम ही किंग था। मिस्टर किंग जिलेट ने फाइंड किया था। उनके मरने के बाद उनका कंपनी का एक्चुअल तरक्की शुरू हुआ। उनके सक्सेसर्स कोई आ गए थे कंपनी को चलाने के लिए, बट कंपनी का एक्चुअल तरक्की शुरू हुआ उनके एक्सपायर होने के बाद। ओके, तो एक जिलेट का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन जो जिलेट को वर्ल्ड में पॉपुलर कराया, सबसे ज़्यादा सेल दिलवाया, वो था उसका मार्क 3 रेज़र। आपने सुना होगा या यूज़ करते होंगे मार्क 3, हम भी यूज़ करते हैं मार्क 3 रेज़र, जिसमें बेसिकली जो ब्लेड है वो 3 ब्लेड है, एक साथ 3 ब्लेड है,
3 ब्लेड्स आर देयर। आपने देखा होगा ऐसा 3 ब्लेड वाला रेजर। इसके पहले आता था सेंसर बोल के, वो 2 ब्लेड का था, ट्विन ब्लेडेड। और उसके बाद रेवोल्यूशन ले आया इन्होंने मार्क 3 से 3 ब्लेड वाला रेज़र, और वो ऐसा रेज़र बनाया उन्होंने इंजीनियरिंग करके, R&D करके, जिससे कि कम से कम स्ट्रोक में क्लोजेस्ट शेविंग मिल पाए, मतलब सबसे ज़्यादा हेयर्स भी रिमूव हो पाए और कम से कम स्ट्रोक में, आपको बहुत ज़्यादा घैंच नहीं करना पड़ता है। तो ये जो कंफर्ट उन्होंने दिया, ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था अराउंड 1990s में, 19th सेंचुरी में आया था, 1997-98 के आसपास मार्क 3 वर्ल्ड में पहली बार। कैन यू इमेजिन उस समय इसका मार्केट में लॉन्च कॉस्ट क्या था? मतलब लॉन्च कॉस्ट मींस R&D कॉस्ट और मार्केट में लेके आने का जो प्रमोशन वगैरह का कॉस्ट होता है, वो दोनों मिलाकर उस ज़माने में इट वाज अप टू $2 बिलियन, $2 बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, 200 करोड़ डॉलर, 200 करोड़ डॉलर इंटू आज का वैल्यू पे ले आए तो 15,000 करोड़ रुपया रेज़र को मार्केट में लाने का कॉस्ट, R&D करके, मशीनरी सेट करके, ठीक है, वो प्रोड्यूस करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का कॉस्ट। कैन यू इमेजिन? उसका मशीनरी, उसका R&D सब कुछ उसमें आ गया, उसका थोड़ा सा इनिशियल प्रमोशन कॉस्ट भी आ गया। और फिर एक एक रेज़र हम लोग कितना पे लेते हैं? हम लोग तो 200-300 रुपये में रेज़र खरीदते हैं आज का डेट पे, मान लीजिए। उस समय तो और कम पे था, उस समय तो 15,000 करोड़ भी नहीं था, थोड़ा वैल्यू कम ही था, बट एक एग्जांपल दे रहे हैं, आज का इस हिसाब से सोचो आप। तो अगर वो 15,000 करोड़ फर्स्ट ईयर से रिकवर करने का सोचेगा कि मेरे को पहला ईयर में जो प्रोड्यूस किया मैं उसी से मुझे उसका कॉस्ट उठाना है, तो एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना ज़्यादा आएगा, और वो प्राइस फिर क्या बोलेगा, तो उसका तो पूरा मॉडल ही ख़त्म हो जाएगा लॉन्च होने पर, ठीक है। कोई उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बिकता उनका इतना वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक साल में अपोर्शन नहीं करूँगा कॉस्ट को, मैं पहले ये सोचूंगा कि ये रेज़र का लाइफ क्या है, लाइफ। तो लाइफ उन्होंने देखा कि इसका तो परपेचुअल लाइफ है, ख़त्म नहीं होगा लाइफ, ये तो ऐसा चीज़ हमने बना दिया। तो एक पीरियड ले लिया 10 साल में भी, 10 साल का एक पीरियड ले लिया, उसमें कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। तो कॉस्ट शायद इतना वॉल्यूम उनका बिकता है वर्ल्ड वाइड, तो कॉस्ट पर यूनिट में भी 2-5 रुपये आया होगा, और उसको लेकर उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लिया, ठीक है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले, उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कॉस्ट, और दूसरा आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट एक नया कॉस्ट जाग रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले क्यों नहीं होता था वो भी बताएंगे कभी, बट अभी जाग रहा है, वो है प्रोडक्ट का बिजनेस बंद होगा। अगर वो प्रोडक्ट बनाना बंद करेंगे तो उस प्रोडक्ट का सारा मशीनरीज वगैरह को डिकमीशन करके, डिसमेंटल करके, सेफली डिस्पोज करने का कॉस्ट, ये आजकल गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गया है कि आप कोई भी बिजनेस में कुछ भी स्क्रैप कर रहे हो तो कायदे से करोगे जिसके कारण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना आए, तो उसका भी एक भयानक कॉस्ट होता है। तो सारा कॉस्ट आप अकाउंट फॉर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब उस कॉस्ट को भी अपने वॉल्यूम में अमोर्टाइज करके चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, राइट। फिर उस पूरे टोटल पीरियड में आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इंटरेस्टिंगली लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में जिस तरह से हम इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट फेजेस में बटी हुई है, जैसे कि बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, है ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज एंड डेथ, उसी तरह से हमने प्रोडक्ट का भी अलग अलग ज़िंदगी का फेज़ को खोजा और बोला कि लाइफ साइकिल में 4 फेज़ आप मानो। पहला फेज़ इंट्रोडक्शन, जैसे कि चाइल्डहुड। दूसरा फेज़ ग्रोथ, जैसे कि मैच्योरिटी।
सॉरी, जैसे कि एडल्टहुड। दूसरा फेज़ है यहाँ पे ग्रोथ, जैसे कि एडल्टहुड। तीसरा फेज़ है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। मैच्योरिटी इज़ बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ एडल्टहुड। जैसे मेरा जो एज हो गया ज़िंदगी में, मैं एडल्टहुड के ऊपर आ गया, थोड़ा सा मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, ठीक है। एडल्टहुड में आप हो अभी, ग्रोथ में और भी छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में जो स्कूल में जा रहे हैं, वो है चाइल्डहुड फेज़ में। आप लोग आ गए एडल्टहुड फेज़ में, यानी ग्रोथ फेज़ में हो। मैं आ गया ज़िंदगी का मैच्योरिटी फेज़ में, थोड़ा सीनियर एडल्ट हो गया, ओके। फिर इसके बाद ओल्ड एज शुरू होगा, तो प्रोडक्ट के लिए बोला जाएगा डिक्लाइन। क्या क्या फेज़ होता है एक बार फिर से मैं लिखूं। इंट्रोडक्शन फेज़ होता है, और कौन सा फेज़ होता है, ग्रोथ फेज़ होता है, फिर मैच्योरिटी फेज़ होता है, और फिर डिक्लाइन फेज़ होता है। सो यू कैन से दिस इज़ लाइक चाइल्डहुड। ह्यूमन ज़िंदगी से अगर रिलेट किया जाए, दिस इज़ एडल्टहुड, दिस इज़ सीनियर एडल्टहुड, मोर एडल्ट हो गए आप, है ना। एडवांस एडल्टहुड बोल दिया मैंने, अपना मन से कुछ बना दिया। और डिक्लाइन स्टेज हो गया ओल्ड एज। डिक्लाइन के बाद जब प्रोडक्ट विड्रॉ हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेथ हो गया, ठीक है। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थोड़ा और बेटर कॉस्टिंग का एस्टिमेशन देता है आपको। जैसे अगर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप समझिए अगर मेट्रो से ट्रैवल करें, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन उतर गए, आपसे 5 रुपया भाड़ा लिया, दे टुक द फेयर 5 रुपीज़। अब आप उनसे हुज्जत करना शुरू करिए कि 5 रुपया कैसे लिया, कैसे पता चला तुमको मेरा कॉस्ट 5 रुपया है, ठीक है। ऐसे ही बस में जाइए, एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप जाके उतर जाइए, वो आपसे 7 रुपया भाड़ा लिया, तो आप उससे आर्ग्यू करना शुरू करिए कि कैसे मेरे से 7 रुपया लिया, तुमको कैसे पता चला कि मेरा कॉस्ट कितना लगा। मेरे लिए तुम्हारा कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लगा और तुम मेरे से 7 रुपया ले लिया, तो चीटिंग हो गया। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है उस बिज़नेस में कि वो एक एक स्टॉप का कॉस्टिंग कर पाए। इट इज़ वेरी वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे ना ट्रेन में पॉसिबल है, वैसे ही बहुत सारी कंपनीज में ऐसे एक एक यूनिट पे कॉस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट एसर्टेन करने के लिए हम लोग एक आने वाला पीरियड का एस्टिमेट लेते हैं कि एक साल में क्या कॉस्ट आने वाला है। तो जब पीरियड बढ़ा देते हैं ना, मतलब इतना छोटा सा जर्नी का कॉस्ट नहीं लेकर अगर मैं पूरा पीरियड का कॉस्ट लूँगा, तो पता चलेगा कि इसमें आइडिया लग गया, ओके एक साल में मेरा बस का कॉस्ट है, ड्राइवर कॉस्ट है, कंडक्टर कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, टैक्स है, गैरेज है, मेंटेनेंस है, ठीक है। तो ये पूरा कॉस्ट पीरियड बढ़ाने से मिल गया। मतलब मैजिक ऑफ एडिंग पीरियड इनटू योर कॉस्टिंग कैलकुलेशन इज यू गेट टू नो सेवरल आइटम्स ऑफ कॉस्ट। अगर आप यही इंस्टेंट का सोचोगे ना, तो कॉस्ट आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारा कॉस्ट ध्यान नहीं आएगा। अब यही पीरियड को भी मल्टी पीरियड बना दिया जाए, पूरा लाइफ साइकिल ले लिया जाए, तो और भी ऐसे ऐसे कॉस्ट सामने आते हैं जो पहले कभी आते ही नहीं थे दिमाग में, जो कभी अकाउंट फॉर ही नहीं हो पाते थे। लास्ट में वो अपने प्रॉफिट से ही, जनरल प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता था। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको और ज़्यादा कॉस्ट के पास ले जा रहा है कि एक्यूरेसी से जानो, ओके। हर एक फेज ऑफ लाइफ साइकिल जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, हर एक फेज ऑफ लाइफ साइकिल का अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक है और अपना ही एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड एज में हम लोग जब होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारा उस एज ग्रुप का एक अलग ही मस्ती है और एक अलग ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। स्ट्रेटेजी मतलब कि हमें उस समय क्या करना चाहिए जिससे हमारे आगे की ज़िंदगी अच्छी हो। स्ट्रेटेजी मतलब एक्शन प्लान्स। तो उस एज का अलग कैरेक्टरिस्टिक था, उस एज का एक अलग
स्ट्रेटेजी था। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटेजी को समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उस समय क्या हो रहा होता है, और स्ट्रेटजी मतलब हम क्या एक्शन प्लान बनाते हैं अपने आगे के भविष्य के लिए। अलग होता है, हर फेज का अलग होता है। बचपन हम लोगों का क्या था कि मस्ती में रहो, ठीक है, हंसते रहो, खेलते रहो, जिद भी करो तो मिल जाएगा, नहीं भी मिले तो भी खुश थे, ठीक है। मम्मी मारती थी तो ये नहीं कि मम्मी से हट के दूसरे के पास चल जाते थे, फिर मम्मी को और जोर से पकड़ लेते थे कि तूने मुझे मारा, है कि नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसका स्ट्रेटेजिक एक्शन क्या होता था कि स्ट्रेटेजिक एक्शन ये बोलते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। दूसरा बोलते थे कि आप बस सीनियर को फॉलो करो, सबका इंस्ट्रक्शंस को ओबे करो, अपने स्कूल वगैरह टाइम पे जाओ। दैट वाज ओनली द स्ट्रेटेजिक एक्शन देयर। ऐसे जैसे जैसे उम्र चेंज होती है वैसे वैसे उम्र की कैरेक्टरिस्टिक बदलती है, और एट द सेम टाइम उसका स्ट्रेटेजिक एक्शन बदल जाता है। वैसे एक प्रोडक्ट के लिए एनालाइज किया गया कि इंट्रोडक्शन में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो स्ट्रेटेजिक एक्शंस होंगे, ग्रोथ में वो नहीं होगा, मैच्योरिटी में कुछ और आ जाएगा, डिक्लाइन में कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी व्हाट कैन बी द डिफरेंट characteristics and strategies of a product in its different life cycle phases. These are called as life cycle phases. Okay, everything that is possible we will all study over here. So let us read what I have shared with you. Meaning क्या life cycle costing का? It involves identifying the cost and revenue over a product's life. Cost and revenue over a product's life. As a product progresses through its life cycle, it faces different challenges and opportunities which require changes in the strategies. In simple terms, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अलग तरह का प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, अलग तरह का अपॉर्चुनिटीज़ होगा, जिसको हमें अपने स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करते रहना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कि आप अपना लाइफ साइकिल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, ओके, ओवर लाइफ। खाली ये नहीं इस साल का प्रॉफिट को सोचो। और अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको हर एक फेज पर अलग अलग स्ट्रेटजी बना के देता है, जिससे कि आप प्रोएक्टिवली आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी रहते हो। इट हेल्प्स टू सजेस्ट विच स्ट्रेटजीज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ऑर्डर टू कंप्लीट सक्सेसफुली। ओके, सो कौन सा स्ट्रेटजी हम लोगों को फॉलो करना है जिससे कि हम आराम से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें, आराम से अपना टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सकें। विच स्ट्रेटजीज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ सेंटेंस को, इन ऑर्डर टू कंप्लीट नहीं करके कंपीट कर दो, और आपको गहराई दिखेगी इस बात में। नीड्स इन ऑर्डर टू कंपीट सक्सेसफुली, क्योंकि हम जब कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे ना, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते ही कॉम्पिटिटर्स भी तो आएंगे। तो क्या क्या करते रहना चाहिए जिससे कि हम इजीली अपने प्रोडक्ट को चला पाएँ। ट्रेडिशनल वर्सेस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में डिफरेंस को समझो। ट्रेडिशनल में प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग एनुअल बेसिस में देखते हैं, और लाइफ माने सीरीज ऑफ एनुअल पीरियड, बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पूरा लाइफ में प्रॉफिट देखता है। और यहाँ पे लाइफ माने डिफरेंट फेजेस होता है, एनुअल पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिशनली क्या होता है, बहुत बार जो जो प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट हमें पीरियड एनुअल पीरियड में नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट से जुड़े हुए, हम उनको सब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मान के अपना ही प्रॉफिट से चार्ज कर देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि कोई प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं तो उसका जो डिकमीशनिंग कॉस्ट है मशीनरीज का, वो सब कॉस्ट हमारा ही प्रॉफिट में चार्ज हो जाता है। बट ये क्या करता है, जितना भी उस तरह का कॉस्ट होता है उसको प्रोडक्ट्स में चार्ज करता है। ये पीरियड में डाल देता है तो वो प्रोडक्ट पे चार्ज करता है, पता लगाता है कि किस प्रोडक्ट के कारण हो रहा है। राइट ऑफ्स ऑफ R&D एक्सपेंस अगेंस्ट रेवेन्यू
फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सो दैट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सीम्स लेस प्रॉफिटेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक प्रोडक्ट डेवलप करने के पहले हमारा कुछ R&D कॉस्ट लगा है, तो नॉर्मल सिस्टम में हम क्या करते थे, बहुत बार वो कॉस्ट को अपने एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स में घुसा देते थे। इससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखती थी। ओके, नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता था उसका कॉस्ट में वो R&D कॉस्ट दिखता नहीं था बहुत बार। बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोलता है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के पहले भी जो कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट भी आपको प्रोडक्ट का पार्ट बना के रखना है। सो इट ट्रेसेस R&D एक्सपेंस टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट सो दैट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आर वेल डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, सो इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा बेटर आपको पता चलता है। यही मेन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एडवांटेज। ऐसे और भी एडवांटेज पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मेन जो आपका फेजेस है वो है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। हाउएवर कभी कभी किसी किसी किताबों में एक और स्टेज घुसाया हुआ है जिसका नाम है सैचुरेशन एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, बट सैचुरेशन बोल के हम लोग पढ़ते नहीं है, ये थ्योरेटिकली एक लाइन के लिए लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली ये ऑब्जर्व किया गया कि हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में जो रेवेन्यू का और प्रॉफिट का पैटर्न है वो चाहे जो भी प्रोडक्ट हो सब में सेम है। इसलिए चैप्टर बन गया अपने सिलेबस का, ये पॉपुलर टेक्निक बन गया। ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट का पैटर्न हर लाइफ साइकिल का एनालिसिस में सेम देखा गया। प्रेडिक्टेबल है, सबको पहले से ही बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये होने वाला है, मैच्योरिटी में ये होने वाला है, डिक्लाइन में ये होने वाला है। और ये ऐसा इसलिए बता पाते हैं, जैसे जिंदगी का भी जो चक्र है ना, हमारा जो जिंदगी का जो चक्र है उसमें भी हमारे साथ जो जो होता है ये सब प्रेडिक्टेबल है। हमें नहीं पता मैं कब परेशान होता हूँ ना कभी, तो मैं तो ज़िंदगी का एक हिस्सा पे हूँ। इतना बड़ा लाइफ साइकिल है अगर ज़िंदगी का, तो मैं तो एक जगह पे हूँ, यहीं पे इसी का प्रॉब्लम्स देख के परेशान हो जाता हूँ, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं होता लाइफ में। इंटरेस्टिंग, हमारे से जो सीनियर हैं जिन्होंने लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा देखा हुआ है वो तो इस दौर से गुजर चुके हैं। अगर इनसे बात करोगे ना जो हमसे अपने लाइफ साइकिल में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ 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 कुछ नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग उनकी बात मानते नहीं है। हम लोग बोलते हैं अरे आपके साथ हुआ होगा तो आपका होगा, मेरा थोड़ी हुआ है, मेरा तो मेरे पहली बार है तो मुझे तो उतना ही परेशान होने दीजिए। वो बोल रहे परेशान मत हो, ये सब नॉर्मल है, होता है, आगे बढ़ जाओ। आप बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे बढ़ जाए, प्रॉब्लम मेरा है, मैं परेशान होऊंगा ही होऊंगा। हम लोग ऐसे करने लग जाते हैं ना। ज़िंदगी का जो चक्र होता है ना उसमें भी जो जो हो रहा है हमारे साथ आज, हमारे से जो आगे निकल चुके हैं लाइफ साइकिल में उनके साथ भी हुआ था। जो उनके साथ आज हो रहा है हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे साथ भी होगा। 100% मैच नहीं होता है, थीम मैच होता है। थीम मतलब सिनेरियो वैसा आता है बट आपको उस समय डील करने का जो जनरल आंसर चाहिए वो भी वही चाहिए, बट थोड़ा सा फॉर्म वो चेंज होता रहता है। सब्सटेंस इज सेम, फॉर्म में भी डिफरेंट। ऑलराइट, तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है जी जिंदगी का। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, ये मैं समझा रहा था आपको, वही चीज़ हमारा इस पढ़ाई में भी लागू है। ये पढ़ाई बोलता है देखो हम एक पैटर्न आपको दिखा रहे हैं, ये एक पैटर्न को समझो और फिर आप जो प्रोडक्ट ले आओ जब ले आओ हर एक में यही पैटर्न मिलने वाला है। गजब। ये जो दिखाया है मैंने टाइम के हिसाब से रेवेन्यू को दिखाया है, खाली रेवेन्यू को। सेल्स वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, एनुअल सेल्स। सो रेवेन्यू कैसा चलता है अगर हम टाइम के हिसाब से लाइफ साइकिल फेजेस यहाँ पे डाल दें, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो शुरुआत में प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो धीरे धीरे उसका सेल आता है, इसको इंट्रोडक्शन फेज बोलते हैं।
ग्रोथ फेज में सेल बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स राइजिंग, ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। हर साल आप देखोगे ईयर ऑन ईयर कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। मैच्योरिटी में आपका सेल स्टेबल होना शुरू होता है, मतलब रेट ऑफ जो चेंज है, जैसे पहला साल ग्रोथ स्टेज में अगर हम 10,000 यूनिट बेचते थे तो नेक्स्ट ईयर हम 20,000 बेच रहे हैं या 25,000 बेच रहे हैं। बट मैच्योरिटी में हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं जब हमारा स्टेबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा राइज नहीं होता। एक पॉइंट आता है कि हम लोग ईयर 1 पे अगर 1 लाख बेचा तो ईयर 2 पे भी फिर 1 लाख ही बेचा या 1,05,000 ही बेचा। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी या स्टेबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, अब मैच्योरिटी ख़त्म होने लगा है वो कब पता चलता है पता है? जब हम कंपेयर किए कि मेरा पीरियड में, पिछला पीरियड 1 लाख था, अब नया पीरियड में 80,000 हो गया, उसके नेक्स्ट पीरियड में 70,000 हो गया, मतलब अब सेल्स वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया, मतलब अब हम डिक्लाइन फेज में आ गए हैं प्रोडक्ट का। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट डेड हो जाएगा, मतलब इसका सेल वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, कुछ ही समय बाद इसका सेल्स वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। ये मैंने बताया बस आपको रेवेन्यू या आप सेल्स वॉल्यूम बोल सकते हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब इसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जनरली ऐसे चलती है, इंट्रोडक्शन फेज में वो नेगेटिव चल रहा होता है, नीचे से जा रहा है मतलब नेगेटिव, ठीक है, और फिर ग्रोथ में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मैच्योरिटी में और इंक्रीज होता है, डिक्लाइन में वो तुरंत पहले रेवेन्यू बाद में नेगेटिव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पहले नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। सो ये प्रॉफिट का भी एक पैटर्न है जो देखा गया है, इस तरह से इन जनरल चल रहा होता है। नाउ देयर आर वेज बाय विच यू कैन इलोंगेट दिस, और मे बी यू कैन maybe you can have more time period on a maturity stage, but in no way you can prevent a product from dying। मतलब मैच्योरिटी में हम थोड़ा ज़्यादा रह गए वो हो सकता है, डेथ तो होना ही है भैया, से आए हैं तो जाएंगे, आप थोड़ा ज़्यादा साल जिंदा रह सकते हो अलग बात है। तो डिक्लाइन आएगा, बट हो सकता है आपके कुछ ऐसे करतूत हैं, कारनामे हैं, प्लान्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट के बारे में आपने सोचा, तो वो हो सकता है ज़्यादा समय तक मैच्योरिटी के फेज़ में रह जाए। जैसे एक जिलेट एक एग्जांपल है, मार्क 3 जो मैं आपको बोला, वो जब इंट्रोड्यूस हुआ फिर ग्रोथ में, आज वो मैच्योरिटी स्टेज में, और ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रोडक्ट मर जाएगा। अब में भी कोई ऐसा इनोवेटिव कुछ आ गया जो रेजर से भी सेफ है, जिलेट का मार्क 3 से भी सेफ है, तो फिर बात अलग है। बट अभी जिस तरह से मार्क 3 चल रहा है वो मैच्योरिटी स्टेज में है। अपने आसपास के जो भी आप प्रोडक्ट्स हैं उन सब को आप अपने इन लाइफ साइकिल फेजेस में इवैल्यूएट करो। आपको बेस्ट आइडियाज़ देता हूँ, आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचो जो रिसर्च्ड इनोवेटेड प्रोडक्ट है, तो उससे लाइफ साइकिल ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अपने घरों में ना पहले टीवी होता था, अभी भी है, मेरे घर में तो है, जिसके पीछे ऐसा बॉक्स रहता है, याद है? TFT मॉनिटर वाला टीवी बोलते हैं इसको, ठीक है, पीछे टीवी के पीछे ना बॉक्स होता था। ये टीवी अब वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया है। तो ये टीवी कौन सा स्टेज पे है? ये टीवी डिक्लाइन करके डेड हो गया, अब ये मिलता नहीं है। अब जो आपको पुराना मिला हुआ है बस वही आप चला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया था प्लाज्मा टीवी, LCD टीवी, तो LCD वगैरह अभी डिक्लाइन फेज में आ गया। अब आ गया LED टीवी। LED टीवी अभी मैच्योरिटी फेज में है, सब कोई LED टीवी खरीदता है। अब LED के बाद आ गया 3D टीवी, 3D टेलीविज़न, वो सब ग्रोथ स्टेज में है, आए हुए काफ़ी समय हो गया, ठीक है, बहुत लोग खरीद रहे अभी भी 3D टीवीज़। और उसमें भी अब आ रहा है 8K रेजोल्यूशन। 8K रेजोल्यूशन मतलब बहुत अच्छा कलर क्वालिटी, और उसमें OLED, QLED, ULED ऐसा करके वेरिएशंस आ रहा है।
तो वो सब हो गया इंट्रोडक्शन फेज में। हर प्रोडक्ट को आप अलग अलग फेज में सोचो। जैसे एप्पल का जो आईफोन है वो मैच्योरिटी स्टेज में है, तो ऐसा नहीं होता है कि मैच्योरिटी स्टेज में आप जो फ़ोन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए सेम प्रोडक्ट मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। आप कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट लाते रहते हैं, उसका वेरिएशन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो एप्पल का आईफोन एक फ़ोन जो पूरा अपना आइडेंटिटी है, एक प्रोडक्ट है, वो आपका मैच्योरिटी फेज में, उसको उस मैच्योरिटी फेज तक कायम रखने के लिए उसने शुरू किया था आईफोन 2G से, आज वो 12 प्रो पे आ गया है। तो इतना साल का मेहनत से वो वेरिएशन लाते लाते, इम्प्रूवमेंट लाते लाते, लोगों को ललचाते ललचाते, खाली अचीवमेंट क्या एप्पल का कि मैच्योरिटी फेज में इन जनरल एक प्रोडक्ट का प्राइस टूट जाता है, ठीक है, प्राइस बहुत कम हो जाता है। बट एप्पल अपना यही R&D का मेहनत के बदौलत मैच्योरिटी फेज में भी प्रोडक्ट को लाकर अपना प्राइस नहीं तोड़ा, प्राइस को इंटैक्ट रखा, बिकॉज उसने बहुत सिग्निफिकेंट R&D हमेशा किया। मैच्योरिटी फेज में मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो बनता है उस समय सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। उसके प्रोडक्ट के बारे में सब कोई जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट, पीपल आर बाइंग लाइक क्रेजी, सो दैट इज मैच्योरिटी फेज, ओके। वहीं एप्पल का जो वॉच है वो ग्रोथ फेज में है, एप्पल का वॉच ग्रोथ फेज में है। एप्पल के और भी एक्सेसरीज आते हैं, जैसे कि एप्पल के स्पीकर्स आते हैं, iTV आता है, वो सब इंट्रोडक्शन स्टेज में, पार्शियली एंटरिंग इनटू ग्रोथ स्टेज। सो एप्पल नया नया और भी चीज़ बनाते रहता है, वो सब इंट्रोडक्शन फेज में, बाकी सब ग्रोथ फेज में आ गया है जो काफ़ी दिन से है। बट फ़ोन अभी उसका एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो मैच्योरिटी स्टेज में है। ऐसे आपको हर प्रोडक्ट को ले लेकर सोचने से क्लैरिटी आएगा कि ये प्रोडक्ट अभी किस स्टेज में है। कंपनी और प्रोडक्ट उसका लॉन्च टाइम से सोचोगे तो समझ में आएगा कि उसका डिमांड कैसा है, उसके हिसाब से पता चलेगा मैच्योरिटी स्टेज में है कि ग्रोथ स्टेज में है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में। सो दोस्तों, फेज वाइज इफ यू विल सी, आई हैव गिवन सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। सिंस टुडे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, I am giving you this part as homework for the time being. इसको एक बार आप रीड करोगे अच्छे से, मैं वापस पिकअप करूँगा, बट आई जस्ट वांट कि आप एक बार इसको पढ़ना, ओके। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी करना है DJB से, वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। DJB का क्वेश्चन नंबर 6, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजीज को ठीक से पढ़ोगे, ठीक है। एक भी चीज़ नहीं समझ में आया आप मार्क कर लेना, मेरे से अगले दिन पूछना। क्वेश्चन 6 DJB का सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, उसका पार्ट 1, रैदर आई विल से पार्ट 1, खाली पार्ट 1 ही करिएगा, बाकी का नेक्स्ट 2 पॉइंट पर बेस्ड है, ठीक है। पार्ट 1, 2, 3 है उसमें, तो 2 और 3 इधर पे जुड़ा हुआ है, बट आप आज पार्ट 1 ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कॉमन सेंस वाला चीज़ है, ये ग्राफ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस स्टेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सराउंडिंग में, और देखने को जब ये मिलेगा तो करना क्या है, करना है उसको बोलते हैं स्ट्रेटजीज, करना है जो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजीज। तो इसको लेकर मैं और डिस्कस करूँगा, इट रिक्वायर्स सम डिस्कशन टू गिव यू अ ग्रिप ओवर द चैप्टर, बट आई वांट कि एक बार आप सेल्फ रीडिंग करके क्वेश्चन 6 का 1 को जरूर अटेम्प्ट करना, ऑडिट। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे, चलेगा। थैंक यू सो मच।